हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स, जैसा कि आपको पता है हम हर रोज़ रात को 9 PM हमारा लेक्चर होता है, जहां पे हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो सारे दिन में आए होते हैं उनके साथ साथ MCQ भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत से टॉपिक हैं, इनके ऊपर बात करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में ये क्वेश्चन है। डिसाइड्स द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। सेकेंड है, द ऑनर ऑफ होल्डिंग द ओलंपिक गेम्स इज इंटरेस्टेड टू अ सिटी नॉट अ कंट्री। थर्ड है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू द IOC एज पर देयर इकोनॉमी साइज। वन ओनली, 1 and 2, 2, 3, ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। यहाँ पे ही क्वेश्चन करने का फायदा है। बाद में आपको बोलोगे कि हमें PDF मिलेगी, उसके अंदर हम देखेंगे, तो वहाँ पे टाइम आप ज़्यादा ले जाते हो, तो वो प्रेशर नहीं रहता। तो प्रेशर के अंदर क्या आप सही कर पाते हो नहीं कर पाते, वही बात है। तो अगर आपने आज का न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए, अगर नहीं भी है तो हम इस टॉपिक में आज करेंगे इसको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 1 and 2। ओके, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है इंडियन डिप्लोमेट टू बायकॉट बीजिंग गेम्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेंशन हुई है कि जैसे जो गलवान वैली के अंदर जो उनके सोल्जर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनको ऑनर करने के लिए टॉर्च बियर के अंदर वहाँ पे उनको इन्वॉल्व किया गया। सो चाइनाज डिसीजन टू फील्ड पीपल्स लिबरेशन आर्मी सोल्जर इन्वॉल्व इन गलवान क्लैशेस, तो उसके अंदर वो एज द टॉर्च बीरर फॉर द विंटर ओलंपिक गेम्स, तो उनको टॉर्च बीरर, तो इंडिया ने बोला यार ये तो हमारी तौहीन है ना। तो इंडिया का ये रीज़न था, इंडिया के डिप्लोमेट ने यहाँ पे बायकॉट किया। द हिंदू ये लिखता है, हु ऑल आर बायकॉटिंग सेंडिंग स्पोर्ट्स टीम बट नो डिप्लोमेट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इन द इवेंट। इंडिया है ड्यू टू पोलिटिसाइजेशन जो चाइना ने की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन है कोविड-19 की वजह से, और बाकी कंट्रीज हैं जो है ना ड्यू टू ह्यूमन राइट, जो जिनजियांग रीजन, तिब्बत रीजन के अंदर जो हुआ है उसके अगेंस्ट के अंदर, और ये बार बार उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूरदर्शन ने बोला कि भाई दूर से दर्शन करेंगे हम, वी विल नॉट टेलीकास्ट, तो यहाँ पे कोई टेलीकास्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में तो हो गया इशू के बारे में। ओलंपिक गेम्स के बारे में एंशियंट, अगर हम ओरिजिन देखें तो एंशियंट ग्रीस के अंदर एंड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ उनके रिलीजियस फेस्टिवल का ये इंट्रिंसिक पार्ट था, और ये किसके ऑनर में था? जीएस, जो ग्रीक गॉड है ऑफ द स्काई, ये चलाई जाती थी उस टाइम पे। उसके बाद अगर मॉडर्न टाइम भी बात करें, रिवाइव किया 19th सेंचुरी के अंदर। फर्स्ट मॉडर्न गेम जो 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर हुई, हर 4 साल बाद होती है, 2-2 साल का गैप पड़ जाता है, जैसे समर विंटर, तो इस तरह से। ठीक है जी। अब इंटरनेशनल, अब इनको करवाता कौन है भाई? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स वगैरह ये करवाती है, डिसीजन भी ये लेती है। कौन सी सिटी है उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर इसका डिसीजन रहता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो नॉर्मली मेंबर है, पहले तो था लाइफ टाइम के लिए रहते थे, उसके बाद 75 तक इसको रिटायर कर देते हैं। इसके अंदर एक है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसका प्रेसिडेंट है, उसकी 8 ईयर टर्म है, 6 मेंबर है। ठीक है दोस्तों, 4 ईयर टर्म है, एंड द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट लुजाने, स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आता है फंडिंग, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे पहला, तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट। ठीक है जी, सिटी होता है नॉट कंट्री। थर्ड मैंडेटरी वगैरह कुछ नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका चार्ट निकाल के वेबसाइट से, तो जो भी इनके पैसा आता है बेसिकली कहाँ से आता है? ब्रॉडकास्टिंग से राइट से पैसा आता है, प्रोग्राम मार्केटिंग राइट, अदर रेवेन्यू, अदर राइट्स, है ना, ये सारे मिला के पैसा आता है। उसमें से 90% जो है ये एथलीट की एंड ओलंपिक गेम्स के ऊपर लगाते हैं, 10% यूज करते हैं IOC के ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा भी वाडा के अंदर जो डोपिंग टेस्ट वगैरह करती है एजेंसी, इसके भी जो 50% रेवेन्यू है वो ये IOC प्रोवाइड करती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों टॉपिक को हमने इंटरलेट थोड़ा सा किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर मून्स साउथ पोल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। Its crater have been untouched by sunlight. Second, it has huge amount of oxygen reserve. Third, traces essential resources like hydrogen, ammonia, etc., etc. Select the correct answer code 1 and 2, 1 and 3, 3 all of the above. चलिए जी, तो ये भी क्वेश्चन एक नई टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसका साउथ पोल काफ़ी न्यूज़ में है, अभी भी है, पहले भी था। तो यहाँ पे है 1 and 3।
ऑक्सीजन रिजर्व का एज सच वहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता कि जहाँ पे ह्यूज अमाउंट यहाँ पे ऑक्सीजन रिजर्व हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर था चंद्रयान 3 सेट फॉर लॉन्च इन अगस्त, ये बोला गया रिसेंटली। ठीक है जी। ओके, लोकसभा के अंदर उन्होंने बोला कि चंद्रयान 3 हम जल्दी ही इस साल अगस्त के अंदर लॉन्च करेंगे। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, GSLV ने लॉन्च किया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं, चंद्रयान 1 जो फर्स्ट लूनार प्रोब था अपना, ठीक है दोस्तों, तो इसको अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया गया। PSLV ने लॉन्च किया, मतलब ये ऑर्बिट, अगर ये मून है तो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, घूमता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा कम ही इसकी लाइफ रही, लेकिन ठीक ठाक रहा, काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर हमने बोला कि अब पहले तो हम घूम रहे थे, अब हम लैंड करेंगे। तो लैंड करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक तो दोस्तों जैसे अर्थ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये अर्थ है दोस्तों, तो ये है मून, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जैसे आपने लॉन्च किया, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया, और विद द टाइम ये इधर घूमने लगा। एलिप्टिकल ऑर्बिट का बेनिफिट क्या होता है कि जब जितना अर्थ के पास हो उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज हो जाती है, फिर वो दूर जाता है, फिर पास आता है और ज़्यादा स्पीड तेज हो जाती है, फिर दूर जाता है, ऐसे। इसके दो बेनिफिट हैं, पहले ये भी देख लो साथ में, जितना अर्थ के पास होगा उसकी इतनी स्पीड होगी। मान लीजिए आपको ये वाला अर्थ का एरिया इंटरेस्टेड है, क्या इस अर्थ के एरिया को ऑब्जर्व करना है, तो जब ये दूर जाता है यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो होती है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है, तो बाकी टाइम सेव करते हैं बड़ी तेजी से, फिर उसी एरिया के अंदर आ जाता है। तो जब दूर जाएगा तो यहाँ पे मून की ग्रेविटेशन आ जाएगी, वो उसको अपनी तरफ वो मोड़ देती है और वहाँ पे घूमने लगता है। ऐसे हमने लॉन्च करते हैं ऑर्बिटर। अब हमने बोला कि ऑर्बिटर तो ठीक है, अब ये घूम रहा है ना, हम मून के ऊपर लैंड करेंगे, तो ऑर्बिटर के बाद यहाँ से लैंडर निकलेगा, ठीक है, जो लैंड करेगा। ठीक है दोस्तों, लैंडर में से जो रोवर निकलेगा जिसके व्हील होंगे और वो घूमेगा। अब ये जो लैंड करते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, मतलब एकदम से आप पत्थर फेंक रहे हो जमीन पे, वो तो हार्ड लैंडिंग है ना, तो सॉफ्ट लैंडिंग जैसे पैराशूट आता है वैसे लैंडिंग करनी थी, जो हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो लैंडर का नाम रखा था इन्होंने विक्रम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रोवर का नाम रखा था प्रज्ञान। स्टडी ऑब्जेक्टिव क्या था? एबिलिटी, सॉफ्ट लैंडिंग की हमारी एबिलिटी चेक हो जाती, ठीक है। तो अभी बोला जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है इसके अंदर भी वही उसी एरिया के साउथ पोल को हम टच करेंगे, ठीक है जी, करने की कोशिश करेंगे। खैर ये बोला जा रहा है, अब एक्चुअल के अंदर क्या उसकी पूरी निकल के आती है एक्सप्लेनेशन और या क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम उसको देखेंगे। अब साउथ पोल जो है वो बेसिकली अनटच्ड है बाय सनलाइट, ठीक है जी दोस्तों। इसकी वजह से बहुत से क्रेटर जो है वहाँ पे पानी, जो वाटर का रिसोर्स हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अमोनिया, मिथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, ये रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर एक्सप्लोर उसको कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया तो दोस्तों अब गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने 1, 2, 3 उसके बारे में पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है ये। द पाक स्टेट इज a state between Tamil Nadu state of India and Jaffna district of Sri Lanka. Second, Ram Setu is a chain of limestone shoals between Mannar Island of the southern east coast of Tamil Nadu, India, and Pamban Island of the northern west coast of Sri Lanka. One only, two only, both one and two, one none of the above. ये क्वेश्चन ईजी है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी लोकेशन वगैरह पता है, अदरवाइज इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, लाइमस्टोन शोल बिटवीन मन्नार आइलैंड, मन्नार आइलैंड तो इंडिया का नहीं, ये श्रीलंका के साथ आएगा, और पंबन आइलैंड इंडिया वाली साइड पे आएगा, तो यहाँ पे ये इंटरचेंज है। दूसरा, यूपीएससी क्या कर सकती है कि कई बार हम बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे पंबन लिखा है और ये जो सदर्न ईस्टर्न है इसको नॉर्थ वेस्ट कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया, तब अब इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। एक एक वर्ड की कीमत है दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। दुख तब नहीं होता जब आता नहीं है, दुख तब होता है जब आता है, लेकिन वहां पे हम गलत कर देते हैं छोटी सी जल्दी जल्दी में। तो ये आपने ध्यान रखना है, यही चीजें हमने सिखानी है और आपने सीखनी है। हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं बार बार, इसी चीजों को मैं हाईलाइट करता हूं कि जो गलतियां एक कॉमन हम भी करते थे अपने टाइम पे, और आप भी, और आजकल भी जो बच्चे करते हैं, उन गलतियों को आपने रिपीट नहीं करना। वहां पे जब आपने एक बार प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद अगर आप नहीं क्लियर करते तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे, क्योंकि भाई आपने गलतियां ज़्यादा की एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। अब गलतियां कम कैसे करना है? यहाँ पे गलतियां करके, घर में गलतियां करनी है ताकि बाहर गलतियां ना हो, मोहल्ले वाले ना बोले, ठीक है जी। सो 1 ओनली इज द राइट आंसर। ये है द हिंदू के अंदर। तो रिसेंटली जो बहुत एक न्यूज़ में हुआ कि क्या हुआ कि श्रीलंकन जो फिशरमैन है,
ठीक है जी, उन्होंने ब्लेम किया है फॉर द रीसेंट डेथ ऑफ 2 जाफना फिशरमैन। क्यों ब्लेम किया? क्योंकि इंडिया के अंदर उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि जो बॉटम ट्रैवलिंग है, जहाँ पे आपको सीधा है ना इस सेक्टर फिशरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं भाई, वो नेट सा होता है वो नीचे लेके जाते हैं, ऊपर लेके आते हैं उसको, उसकी वजह से उन्होंने बोला हमारे काफ़ी रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। हालांकि इंडिया ने कोई बहुत ज़्यादा, इंडियन तमिल और जो श्रीलंका के हैं उन्होंने, उनके आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट कोई देखने को नहीं मिलते, लेकिन श्रीलंका जो नेवी है वो काफ़ी ब्लेम हमें करती रहती है। ठीक है जी, 2021 के अंदर 5 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु डाइड इन पाक स्टेट, वहाँ पे डेथ हुई थी। अगर हम पाक स्टेट देखें तो ये दोस्तों पाक स्टेट है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये पाक बे है। ठीक है जी, तो ये राम सेतु है, तो यहाँ पे राम सेतु जो रामेश्वर जो आइलैंड है, ठीक है जी, ये आपको एक लोकेशन याद करनी है। जो रामेश्वरम है ये इंडिया की मेनलैंड, कौन इसको कनेक्ट करती है? पंबन ब्रिज। इसके अलावा दोस्तों राम सेतु के बारे में आपको क्या, इसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं, और इसकी भी लोकेशन याद करनी है। धनुषकोडी ऑन पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड इन श्रीलंका, दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया तो ब्रीकी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। पाक स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बे ऑफ बंगाल एंड पाक बे, वैगी रिवर जो तमिलनाडु का है इसके अंदर जाता है। चलिए 4th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। फर्स्ट है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सेकेंड, it is usually released at the start of every year. Third, if a PMI is above 50, it represent contraction in the economy. पहले भी हमने एक टॉपिक इसको कवर किया था, 1 only 1 and 2, 2 3 all of the above. चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है तभी आएगा, अदरवाइज आप एग्जाम के अंदर इसको छोड़ देना। ठीक है जी, फर्स्ट है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे हमारा डाउट आता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को करता है? नहीं। जब भी कोई इंडेक्स पढ़ते हो तो कौन से सेक्टर को कवर करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर्विस को दोनों करता है, या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी या टर्सरी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है उसके अंदर किसको कवर करता है, और कब रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है? ये 3 बातें तो हमने ध्यान देनी है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1 only इज द राइट आंसर। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को कवर करता है। एवरी मंथ निकालते हैं इसको, 50 से अबव है तो कंट्रैक्शन नहीं, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी होता है। अब इसके अंदर होता क्या है ये देखिए, न्यूज़ है द हिंदू के अंदर, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली ये बोला गया कि जैन के अंदर थोड़ा सा स्लो हुआ है, जो सर्विस के बारे में बात की गई, पहले 55.5 था, अब 51.5 है। आपको ये अमाउंट नहीं याद करनी, हर महीने आता रहता है तो ये चेंज होता रहता है, वो आपको ध्यान नहीं देना, PMI के बारे में ध्यान देना। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, मैनेजर वगैरह जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्वेंट्री क्या है, आपने कितने ऑर्डर किए हैं, है ना, कितने ऑर्डर दिए हैं। अगर तो मान लीजिए मैनेजर बोलोगे भाई यहाँ पे तो देखो कोई कंपनी उसकी डिमांड है, डिमांड अगर हाई है तो मैनेजर का ऑर्डर जो उसने दिए होंगे मटेरियल के वो भी हाई होंगे, है ना। तो अब मैनेजर से पूछेंगे ऑर्डर कैसे हाई है या लो है ना, क्या है। तो इसके बेस के ऊपर अगर तो मान लीजिए उसको लगेगा यार डिमांड इतनी है ही नहीं, है ना, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं बहुत ही लो ऑर्डर है, इतने ऑर्डर नहीं है, तो उसके हिसाब से अब हम PMI बनाते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा चल जाए इट मीन एक्सपेंशन होगी, अगर कम होगा तो कंट्रैक्शन है इकोनॉमी की, मतलब स्लो डाउन है। तो यहाँ पे जो रीज़न भी बताया गया ना, बोला ओमिक्रॉन वगैरह जो आया है ना, उसके अलावा लॉकडाउन से लेके पहले भी हुआ था, अभी ओमिक्रॉन है, और पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो डिमांड है उसकी इतनी है नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बात है कि इसको कौन रिलीज करता है, तो ये 3 जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन IHS मार्केट ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है प्री के इंडेक्स के अंदर। कैलकुलेशन जो है बेसिकली सेपरेटली करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को, उसके बाद एक कंपोजिट इंडेक्स निकालते हैं। 5 मेजर सर्वे एरियाज हैं, न्यू ऑर्डर कितने, इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सप्लायर डिलीवरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके बेस के ऊपर हम इसको बनाते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू 0 से 100 तक के। अगर 50 से ज़्यादा आ गई इट मीन्स एक्सपेंशन है प्रीवियस मंथ के हिसाब से, अगर 50 से कम आ गई तो कंट्रैक्शन है, अगर 50 आई तो कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ ये रिलीज करते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू कोल गैसिफिकेशन। अगेन UPSC के अंदर अगर हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखें तो सिन गैस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद बहुत से क्वेश्चन है जो वेस्ट टू एनर्जी के अंदर कन्वर्जन के अंदर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं UPSC के अंदर, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। फर्स्ट है, इट इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म फ्यूल गैस।
सेकेंड है कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन कन्वेंशनल कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट। थर्ड है कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स आर कॉस्टलियर देन कन्वेंशनल प्लांट्स। 1 and 2, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी, तो यहां पे दोस्तों आंसर है दैट इज 2 and 3। कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन कन्वेंशनल कोल पावर थर्मल पावर प्लांट। नो दिस स्टेटमेंट अगर आप जनरली देखें भाई कोल थर्मल पावर प्लांट हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन ये करते हैं, जितनी बाकी हम नई नई जो टेक्नोलॉजी लेके हैं वो पोल्यूशन कम करती है। लेकिन रिसेंट जो स्टडी है उसने ये बोला कि नहीं, ये उल्टा है। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन आर कॉस्टलियर, ये भी कॉस्टलियर है। तो ये न्यूज़ है जो डाउन टू अर्थ के अंदर आई है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, सेंटर्स अनाउंसमेंट ऑन कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। यूनियन बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोल गैसिफिकेशन के पायलट प्रोजेक्ट लगाएंगे और इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC इसने बोला कि इसका बेनिफिट कुछ नहीं होगा। हमने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सी बातें की, अब वो बातें रह जाएंगी क्योंकि ये कोल गैसिफिकेशन जो है ये अच्छा मेथड नहीं है। उसने 2 रीज़न दिए। उसने ये बोला कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाला काम है वो वैसे ही रह जाएगा। दूसरा, कोल गैसिफिकेशन कॉस्टलियर है। यहाँ पे इसने ये भी बोला 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप कोल गैसिफिकेशन से बनाते हो तो इसकी कॉस्ट 2.5 टाइम्स है। ये 2.5 टाइम्स CO2 ज़्यादा रिलीज करता है एज कम्पेयर टू जो अपने नॉर्मल जो थर्मल पावर प्लांट है। तो यहाँ पे इसने ये बातें बोली हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। कोल गैसिफिकेशन क्या है दोस्तों? लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, हाँ यहाँ पे एब्सेंस है वर्ड। ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आप ऑक्सीडाइज होना आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है। तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, अगर आपको प्रोसेस नहीं आती थी पहली स्टेटमेंट गलत कर सकते थे। पार्शियली ऑक्सीडाइज है एयर के अंदर, हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर फुल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो तो बर्न हो जाएगा, लेकिन बर्न नहीं करना हमने उसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करना है, ताकि यहाँ पे जैसे सल्फर रिमूव होगा, उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स PM जो है वो रिमूव करेंगे, CO2 H2O रिमूवल होगा, उसके बाद COH2 सिन गैस के अंदर CO2 भी आता है स्मॉल अमाउंट के अंदर। ये क्वेश्चन UPSC के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हम इसका यूज़ करते हैं फ्यूल सेल के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग लेवल के ऊपर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट हो गए सिन गैस के, जो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो ये बोलती है कि कोल गैसिफिकेशन एक अच्छा मेथड है। यहाँ पे जैसे यूरिया से हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हम बना सकते हैं यहाँ पे, तो इम्पोर्ट बहुत करते हैं हम। लेकिन अगर हम कोल गैसिफिकेशन से बना ले तो हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये फर्टिलाइजर के अंदर भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें बोलेगी, लेकिन आपको ये 2 स्टेटमेंट दोस्तों गलत नहीं करनी, ये इंपॉर्टेंट है। CSC ने ये बोला है अकॉर्डिंग टू CSC। ठीक है जी, सो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अपना नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों, फॉर्म भरो, अपना ध्यान से भरना, टाइम लेके भरो, 1 दिन ले लो कोई बात नहीं, लेकिन गलत नहीं करना दोस्तों। गलत होगा तो आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। इतनी मेहनत की है हमने, ख़राब नहीं करनी, हमने मेहनत करनी है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है बहुत से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का कोर्स भी है। क्विकली अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। GS टेस्ट सीरीज करंट अफेयर वगैरह इसका भी एक कॉम्बो है। ठीक है, इसके अलावा GS का क्रैश कोर्स अलग से है और जो करंट अफेयर है उसका कोर्स भी अलग से। तो अलग अलग कोर्सेज हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। आप कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। सो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जाना होगा। ठीक है दोस्तों, और मेहनत करो दोस्तों, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन नहीं छोड़नी। जिस दिन रिवीजन छोड़ दी दोस्तों उस दिन नुकसान हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।